कल मैंने आईपीएससी का दोबारा वीडियो बनाया था, आप लोगों को भेजा तो देखा था। वो बच्चे जो हैं काफ़ी जूनियर हैं, तो उनको बहुत ही फंडामेंटल से बता रहा हूँ। चलिए तो गॉस लॉ शुरू करते हैं। तो गॉस लॉ की डेफिनेशन लिख लीजिए। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ स्टेट्स दैट the electric flux from a closed surface is 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times the charge enclosed inside the surface. ठीक है। क्लोज सरफेस किसको कहते हैं? कल भी बताया था। हाँ, जो 3D सरफेसेस होते हैं उनको क्लोज सरफेस कहते हैं। तो क्या कहा गॉस लॉ ने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times the charge यानी Q inside the closed surface। ठीक है ना। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। बोलो मुस्कान। हाँ, फाई ई इज इक्वल टू, जो कल हमने पढ़ा था वो था ई डॉट ए, और ई ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में लिखना है तो ई ए कॉस थीटा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। लेकिन ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब है? ये फॉर्मूला एप्लीकेबल जब है जब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो कांस्टेंट हो। ठीक है ना, तभी तो ये वेरी एप्लीकेबल होगा। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट और एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इसमें से चेंज हो रहा है कोई, तब तो ये फॉर्मूला काम करेगा नहीं। तब कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? तब हमारा वही पुराना फॉर्मूला काम करेगा। वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। और ये क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए है, ये क्लोज सरफेस का निशान होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सरफेस जो है वो 3D है, क्लोज्ड है, और पूरे सरफेस से हम लोग क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अभी हम इसी के ज़रिए से आपको कैलकुलेशन जितनी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की है करके दिखाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला आपको दिखाते हैं कैसे आया। देखिए, सपोज मेरे पास
क्या है? एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। ये दिख रहा है 2D में, लेकिन है 3D में। यानी ये क्या है? स्फेयर है। स्फेयर होता है ना 3D में, स्फेयर है। इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज है, मान लेते हैं चार्ज Q है। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे निकलेगी कैसे निकलेगी जरा बताएं, बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? रेडियली आउटवर्ड। बस क्या करना है, रेडियस बना देना, ऐसे निकलेगी। ठीक है, जितनी चाहे बना दो, ये रेडियली आउटवर्ड। ठीक है। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वेरी गुड, जो निकल रही हैं। तो वो अगर आपको निकालना है तो क्या करिए? गॉस साहब ने बहुत ही सिंपल तरीका बताया कि कुछ नहीं करिए, जितना चार्ज अंदर है Q इनसाइड, उसको अंदर रख दिए तो Q इनसाइड कितना है? Q डिवाइड कर दिए एप्सिलॉन नॉट से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। ठीक है, आ गया। लेकिन जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कौन सा वाला? बोलिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंटीग्रेशन E.dA, ये इससे भी आना चाहिए यही फॉर्मूला। ठीक है, ये तो इन्होंने जुगाड़ बता दिया गॉस साहब ने। एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्मूला तो वो है, तो उससे भी वही आना चाहिए ना। तो सपोज मैं मान लेता हूं कि मुझे इस वाले, भाई जितना बड़ा आप स्फीयर लेंगे, ठीक है ना, उसी के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जाएगी, नहीं होती जाएगी? अगर आपने यहाँ पर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली हो जाएगी, ये वाला रेडियस हो जाएगा। इससे बड़ा स्फीयर ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड R वहां पे कम हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड साइज ऑफ स्फीयर के हिसाब से चेंज होती जा रही है। अब हमें ये देखना है इसके अकॉर्डिंग तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो क्या उससे जो वैल्यू आ रही है क्या वो चेंज होगी? लेट अस चेक। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इस फॉर्मूले को यूज किया। तो देखिए कैसे यूज करते हैं। मैं क्या करूंगा, इस पूरे स्फीयर को पूरे स्फीयर को मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगा। क्या करूंगा? छोटे छोटे टुकड़ों में। फुटबॉल देखिए, फुटबॉल में कैसे, हाँ इधर देखो मेरी तरफ, वहां मत देखो, इधर छोटे छोटे पैचेस होते हैं उसके अंदर, है ना। उससे भी छोटा बना लो। ठीक है, तो इनफाइनाइट जब पैच बनाने होंगे तो जाहिर सी बात है इनफाइनाइट पैचेस बन जाएंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वहीं पे मैं बना रहा हूँ खास तौर से, क्योंकि मुझे वहीं पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो अब मुझे ये बताइए, पूरे एरिया का, पूरे का एरिया, स्फीयर का एरिया कितना होता है? स्फीयर का एरिया होता है 4πr स्क्वायर। अगर रेडियस r है तो 4πr स्क्वायर होता है। सर्कल का होता है πr स्क्वायर, स्फीयर का होता है 4πr स्क्वायर। ठीक है, तो पूरे का एरिया अगर मान लेता हूं मैं a है, तो ये इतने का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्फीयर, ये मैं dA ले लूंगा। ठीक है, छोटा छोटा है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल। अच्छा, एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। पहले मेरी बात सुनते जाइए, बाद में इकट्ठे बनाइएगा। एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर लेना है।
तो ये परपेंडिकुलर इसके होना चाहिए, देखो। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये एरिया वेक्टर हो गया डीए वाला। हो गया नहीं हो गया? तो यहाँ पे थीटा क्या हुआ दोनों के बीच का? दोनों का सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है, तो जीरो नहीं हो गया है? टाइम लगता है अभी आप लोगों को एंगल ढूंढने में, है? दो वेक्टर हैं, एक ये है दूसरा ये है, तो इनके बीच में एंगल कितना है? जीरो है ना। एक वेक्टर ये है, एक ये है। यहाँ पे एंगल कितना है? 180। कितना टाइम लगेगा? एक वेक्टर ये है, एक ये है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। एक ये है, एक ये है, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया, जो भी दिया होगा। अब थोड़ा इमेजिनेशन फास्ट होनी चाहिए। ओके, चलो बनाना चाहो बना लो इसको। तो ये हो गया, तो ये मुझे एंगल, क्योंकि यहाँ मुझे कॉस थीटा लिखना होगा ना। अच्छा, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस वाली पोजीशन पे? ये जो रेडियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। क्या होता है? के क्यू अपॉन रेडियस आर है, आर डिस्टेंस है, तो आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो इस वाले डिस्टेंस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस में चेंज करता जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जाएगी, लेकिन इस आर रेडियस के स्फीयर के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो मैं क्या कर सकता हूं इस वाले फॉर्मूले में? ई को बाहर ले सकता हूं, नहीं ले सकता? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि तीनों चीजें इसमें कांस्टेंट है यहाँ के लिए। ठीक है ना? चाहे ये वाला सरफेस, मतलब कोई भी पार्ट ले लो, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी नहीं होगी? ठीक है, जो भी पार्ट लोगे, आपने ये वाला पार्ट लिया सपोज, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों का एंगल भी हमेशा क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। बोलो, कहीं पर भी ले लो जीरो रहेगा, नहीं रहेगा? क्योंकि उसी जगह पे एरिया परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन, अंदर क्या बचेगा? डी ए। और कॉस थीटा कितना हो गया? बोलो, कॉस जीरो। कॉस जीरो क्या होता है? 1। ओके, बस तो अब आंसर आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, के को मैं लिखता हूं 1/4πε0। ऊपर आ गया क्यू, नीचे आ गया आर स्क्वायर, एरिया वेक्टर क्या आ गया? डी ए। ओके, इतना अब लिखिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए, तो अब मुझे बताइए, पूरे सरफेस इंटीग्रेशन किसके ऊपर करना है? पूरे क्लोज सरफेस पे। तो पूरे क्लोज सरफेस को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा? बोलो, पूरा एरिया आ जाएगा, और क्या आएगा? कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो 1/1 को हटा देता हूँ, क्यू लिख देता हूँ सीधा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और पूरा एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो, यही हो जाएगा। अब क्या क्या कट रहा है देखो, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो यहाँ से मुझे बताओ, यही बचा नहीं बचा? हो गया। तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो वही फॉर्मूला आ गया। दो दो मैंने मैथमेटिकल वे से भी वही चीज़ आई, और गॉस साहब ने जो डेफिनेशन दी, तो गॉस साहब ने आसान तरीका बता दिया हमको कैलकुलेट करने का। इतनी मैथमेटिक्स और इंटीग्रेशन करने की बजाय सीधा ये लगा दो, इसमें 30 सेकेंड लगेगा, उसमें कम से कम 3-4 मिनट लगेंगे, वो भी आपको अच्छी मैथमेटिक्स आती होगी तो। ठीक है ना। चलिए, तो अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम लोग आगे अपनी फर्दर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलें। अब मैं आपको ठीक है, जल्दी से ये डायग्राम बनाइए, बना करके सबके अंदर चार्ज क्यू रख दीजिए। क्यू 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 क्यू, तो सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। पहले डायग्राम बनाइए शॉर्ट में। बोलो क्या वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। हाँ, क्या बताया था शुभी तुमने? क्या सेम क्या? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तुम बताओ मुस्कान, क्या कहती हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यही रहेगा। यानी आप, तुम बताओ सफिया। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि फॉर्मूला यही कहता है, गॉस लॉ यही कहता है। इससे क्या मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कहीं भी रखो। कल क्या इंडिपेंडेंट पढ़ाया था? ऑफ शेप एंड साइज। वो कल बताया था। कल इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ से हो गया? राउट्स लॉ में बताया था। वेपर प्रेशर, देखो एक 12 घंटे नहीं हुए और भूल गए। चलो, तो इसको लिखो जल्दी से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ, शेप एंड साइज। ठीक है, मान लो ये स्फीयर जो है, तुम एक तो ये लिया स्फीयर, दूसरा ये ले लिया। दूसरा ये ले लिया। चार्ज मैंने जो है वो अंदर क्यू ही रखा है। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफरेंट होगा? दोनों ही के एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पर भी क्यू एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो ना तो शेप पे डिपेंड कर रहा है, ना साइज पे डिपेंड कर रहा है। इस वाले के अंदर भी चार्ज क्यू है तो खाली क्यू आएगा, और इस वाले के अंदर भी चार्ज क्यू है तो क्यू आएगा, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर ये बताइए।
अगर मैं डाइपोल ले लूं, मान लो इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर कोई स्फीयर है, इसके अंदर डाइपोल रखा हुआ है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा। बोलो ना, देर क्यों कर रहे हो। यही होता है डाइपोल। फिर तो दिक्कत क्या है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो चार्ज इनसाइड क्या हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये जीरो नहीं हो गया। स्केलर क्वांटिटी है ना, नंबर की तरह ऐड हो जाएगा, तो एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, जीरो नहीं हो जाएगा। अच्छा सोचो अपने आप, एक चीज और देखो, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और आकर के नेगेटिव में खत्म हो गई, यहां से निकली यहां पे खत्म, बोलो यहां से निकली यहां पे खत्म, तो बाहर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा कहां से, ठीक है ना। आप कहोगे कि सर बाहर तो निकल रहा है, ये रहा ऐसे जो बाहर वाली होगी ये निकलेगी, अरे जितनी निकली उतनी वापस आ गई ना, ठीक है। हाँ, जितनी निकली उतनी वापस आ गई, ये रही। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। क्लियर, चलो आगे चले, चलो ये मेरा चार्ज क्यू है प्लस, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेगी, बोलो किसी को एतराज, हाँ एतराज नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ऐसे ही जाती है ना रेडियली आउटवर्ड। चलो बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 5 ई। यहाँ भी जीरो है, क्यों, जितनी एंटर कर रही है उतनी निकल जा रही है, 3D सरफेस है ना, ओके, 3D एरिया के अंदर ये क्या है, स्फीयर है, तो जितनी एंटर कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही बाहर निकल रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। हो गया, चलो एक कैलकुलेशन भी करवा देते हैं। ये क्यूब है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है,
ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द सरफेसेस निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द सरफेसेस, बताइए। तो इसमें कितने सरफेस होते हैं क्यूब में? 6 होते हैं। इस वाले सरफेस का सरफेस एरिया ये है, बोलिए, है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, इसको मान लो सरफेस नंबर 1 दे दूं, है। तो ये 1 क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल फिर 0 हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 0, ठीक है। कॉस 0 1 होता, ई ए हो गया। ओके, इस वाले का बताओ। ये भी ए, ये सरफेस नंबर 2 दे देता हूं इसको, है। तो यहाँ पे फ्लक्स बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कॉस कितना है 90, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है। ये 90, तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो ये पूरे को 0 कर देगा, ठीक है। नीचे वाला लो, इसको मैं, एरिया वेक्टर ये है, इसको मैं 3 कर देता हूं, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि थीटा कितना है 90 डिग्री है। क्लियर हो गई बात। इस वाले को आओ, इस वाले को आइए, तो ये ये एरिया वेक्टर 1 2 3 हो गया, इसको 4 कर देता हूं, तो यहां पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहाँ पे 180, और कॉस 180 कितना होता है -1, तो d5 कितना हो जाएगा -E हो जाएगा। ये कौन सा वाला है, ये हो गया 4 वाला, ये हो गया 3 वाला, ये हो गया नहीं, ये 2 वाला हुआ, 2 वाला, और ये 3 वाला। अब के कौन कौन से बचे, एक ये सामने वाला और एक पीछे वाला। सामने वाले को 5 मान लेता हूं, एरिया वेक्टर, ऐसे, ये परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है, तो ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे एंगल बताओ थीटा कितना है, यहाँ पर भी थीटा 90 डिग्री है। जब थीटा 90 है तो बताइए फ्लक्स इलेक्ट्रिक 5 कितना हो जाएगा 0। क्लियर। और पीछे वाला ये 6 हो गया, इसका वेक्टर पीछे की तरफ जाएगा ऐसे, एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6 वाला क्या हो जाएगा 0। बस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई नेट, जल्दी से सबको ऐड कर दो, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6, बोलो जोड़ करके क्या आया, क्यों भाई मुस्कान 0 आएगा, 4 तो 0 हो गए, एक ये प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो 0 हो जाएगा, तो ये आंसर 0 आ गया। तो देखो 0 आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही तो लीव कर रहा है, तो कैलकुलेट करके भी बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो लिखिए इसको फटाफट, डायग्राम जो भी बनाना है बनाइए जल्दी से।
हो गया, चले। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गॉस लॉ, ये लिख लीजिए, गॉस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल। ठीक है, गॉसियन सरफेस हमको कैसा बनाना है? सिमेट्रिकल बनाना है। सिमेट्री क्या होती है? जिसको इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके कम से कम। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड must be symmetrical and constant. Electric field must be symmetrical and constant at all the points of Gaussian surface. ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर and electric field vector should be 0, 180 और 90। ठीक है, 3 पॉइंट हुए, 4, चौथा लिख लीजिए, गॉसियन सरफेस should not cut the charge ठीक है, तो ये 3-4 बातों को ध्यान में रख करके हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या बनेगा? जैसे हमने मान लिए सिमेट्रिकल बॉडी क्यूब है, क्यूब बना दिया किसी चार्ज के अराउंड। ठीक है, जैसे स्फीयर बना दिया किसी चार्ज के अराउंड। ओके, या सिलेंडर बना दिया। तो इस सरफेस को ये हम खुद बनाएंगे, इमेजिनरी होगा हमारी तरफ से। ठीक है, कि हमें क्या अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिए मेरे पास ये चार्ज है क्यू। ठीक है, तो मुझे कहा जाए इस चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है किसी डिस्टेंस आर पे, यहाँ पे ये आर डिस्टेंस कोई पॉइंट पी है, वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक गॉसियन सरफेस बना लूँगा। आई बात समझ में? वो कैसा होना चाहिए? वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? कि ये वाला जो चार्ज है ये सेंटर में आए उसके, और इक्वल पार्ट में उस सरफेस को डिवाइड कर दे। जैसे देखो, ऐसे काटो तो भी इक्वल पार्ट, ऐसे काटो तो भी इक्वल पार्ट। ठीक है ना? अब यहाँ पे आपसे पूछे तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दोगे। क्या बता दोगे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे कि इस पॉइंट आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ठीक है,
तो ये आप यहाँ पर तो सीधा पॉइंट चार्ज लिया है तो आराम से कर लेंगे, लेकिन अभी कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसी फॉर्मूले से निकाल देंगे आसानी के साथ। ठीक है, तो ये सरफेस जो बनाया है ये मैंने बनाया है, इसीलिए इसका नाम क्या है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अभी हम ये बनाना सीखते हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। हम्म, ये क्या है, बोलिए। हेमीस्फीयर। इस हेमीस्फीयर के बिल्कुल यहाँ टॉप पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। मुझसे कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस हेमीस्फीयर से बताओ कितना होगा, बताइए। ऐसे ही ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के टॉप पर चार्ज क्यू रखा है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। ऐसे ही ये क्यूब है, इसके कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज क्यूब, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है क्यूब से ये बताना है। एक और दे देता हूँ, इस सेंटर में चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसके एक फेज से, मान लो ये वाला फेज है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा वो बताना है। चलिए, हो गया। आया, चलिए। हाँ, क्या, ये तो आप देखिए क्या होगा, क्वेश्चन में थोड़ी जो है वो आपको बताया जाएगा। अब ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, हेमी स्फीयर है,
अगर ये पूरा स्फेयर हो जाए, बताओ, ये अगर पूरा स्फेयर हो जाए तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हेमीस्फेयर से कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। ये आपको अपने हिसाब से गॉसियन सरफेस, अब ये गॉसियन सरफेस बन गया ना, पूरा सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल हो गया आपने, और ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय 2 हो गया, ये Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुई बात? ये है गॉसियन सरफेस बनाने का फायदा। आपने एक इमेजिनरी सोचा कि भाई ऐसा ही इसके ऊपर और एक हेमिस्फीयर रख दूं तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और पूरा 3D के बीच में अगर कहीं पे चार्ज रखा हुआ है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपने बना दिया, लेकिन आपके पास तो आधा है, तो आधा है तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे कर लीजिए, बोलो, यहाँ पे भी ऐसे ही कर लीजिए, हो गया? तो बताइए यहाँ पर क्या हो गया? फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये तो आधा था तो डिवाइडेड बाय 2। यहां पर मैंने क्या कहा? फ्रॉम वन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम वन फेस कह लो, सरफेस कह लो, तो क्या हो जाएगा? पूरे से कितना निकलेगा? बोलो, पूरे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरे क्यूब के बीच में रखा है ना, तो सारे से कितना निकलेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना निकलेगा? 6 फेस हैं तो एक से डिवाइडेड बाय 6। बोलो, एक फेस से कितना निकलेगा? डिवाइडेड बाय 6। इस वाले को बताओ, इसमें दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, अब चल गया है तो। इसके कॉर्नर पे रख दिया है मैंने, तो इसका फिर से सिमेट्रिकल सरफेस सोचो कैसे बनेगा कि चारों तरफ एक जैसा जो है वो स्ट्रक्चर बन जाए। हाँ, वेरी गुड। इसके मैं क्या करूंगा? चारों तरफ क्यूब की लाइन लगा दूंगा, लगा दूं, ये लो, देखो, ये लग गया, ये लो, ये लग गया, ये लो, ये लग गया। इसमें क्या गलती हुई है? इसमें गलती हुई है ये कि ये ठीक से नहीं बने। देखो, एक क्यूब यहाँ बनेगा, ऐसे बनाता हूँ, ठीक है? ये क्यूब बन गया एक लाल वाला, फिर एक इसके पीछे ऐसे ही बनेगा, ऐसे समझो, एक ऐसे बनेगा और एक पीछे ऐसे बनेगा। ये बन गया, ठीक है? इसके पीछे बन गया, 4 क्यूब लग गया, उसके सेंटर में आ गया, नहीं आ गया ये 4 है? सेंटर में आ गया, लेकिन क्या अभी भी गॉसियन सरफेस पूरा बना है? अभी ये बिल्कुल बीचों बीच आया किसी सरफेस के? बीचों बीच कहाँ आया? क्या पीछे की साइड है? कहाँ पीछे? आ तो गए, ये रहा, ये आगे की तरफ हो गया 1, ये इसके सामने वाली साइड में 2, ये इसके पीछे वाली साइड में 3,
ये इसके पीछे वाली साइड में 4, तो ये बीचों बीच तो आ गया इन चार के, लेकिन ये टॉप लेयर पे आ रहा है ना। बोलो क्या करें अब? इसी तरीके से कि चार इसके ऊपर रख दो ना, इसी तरीके के चार इसके ऊपर और रख दो। ये है, ये रख दिया, ये हो गया। इसी तरीके से एक आगे हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। अब ये 3D में बनाने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो जैसे चार डब्बे नीचे रखे हुए हैं और चार, चलो यार हो गया। अब इधर देखो, उससे ज्यादा यहाँ देखो, चार नीचे डिब्बे रखे हुए हैं, ठीक है। उसके चारों डिब्बे के कोने जहां मिल रहे हैं वहां पे तुमने एक चार्ज रखा, उसके ऊपर चार डिब्बे रख दो, बस खत्म हो गया। ठीक है ना? चलो, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब गॉसियन सरफेस बन गया जो चारों तरफ से सिमेट्रिकल है। तो मुझे क्या कहा था कि खाली इस वाले से फ्लक्स बताना था, ये ग्रीन वाला जो क्यूब है इसी से फ्लक्स बताना है ना। तो पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकलता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कितने डिब्बों से ये गॉसियन सरफेस बना है, कितने क्यूब्स के जरिए, 8 के जरिए। भाई चार नीचे हैं और चार ऊपर हैं, तो मुझे तो सिर्फ एक से चाहिए था ना, तो डिवाइडेड बाय 8 हो जाए। क्लियर हो गई बात? चलो, अब तुम जो सोच रही थी, ड्राइंग बना रही थी, उसके लिए जो है तुम्हें एक होमवर्क पे काम देता हूँ मैं, वो करना। यहाँ पे एक चार्ज फिर से रखा मैंने, तुम्हें क्यूब से नहीं, खाली इस सरफेस से बताना है कितना निकलेगा, मतलब तुम लोगों को। अब इसको जा करके जितने चाहे डिब्बे किताब कुछ भी बना करके इसको करना, खाली एक सरफेस से बनाना है। ओके, चलो, तो प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी। अब हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। having charge density lambda। डैश डैश का मतलब है ये इन्फिनिटी पे जा करके ख़त्म हो रही है, ठीक है। इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है। इसको कौन सी डेंसिटी कहते हैं, बोलो सुबह शुभी, कौन सी डेंसिटी कहते हैं इसको? हाँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू अपॉन एल, ठीक है। चलिए, अब आइए, इसकी वजह से क्या करना है, किसी पॉइंट P पर, किसी पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। बताइए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, सोचिए। इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पर भी गॉसियन सरफेस बना करके कर देंगे।
गॉसियन सरफेस बताइए कैसा बनेगा? वायर है, कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा? ये सब आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। देखिए इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, समझ में आया कैसा बनाया मैंने? हाँ, क्यूब, क्यूब बना लो चाहे सिलेंडर बना लो, ठीक है? क्लियर होगी बात? तो अब ये देखो, लेकिन कितने रेडियस का बनाना पड़ेगा? जितने डिस्टेंस पे आपने निकालना है, ठीक है? ये मैंने x लिखा है, इसकी जगह r लिख लेता हूँ, तो ये रेडियस भी r है, ठीक है? तो अब मुझे यहाँ पे कितने सरफेस मिलते हैं? यहाँ पे कितने सरफेस मिल रहे हैं बोलिए? अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनसाइड क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला इससे सीधे आ जाएगा, है? और मुझे यहाँ पे निकालना क्या था? इस पॉइंट पे मुझे निकालना क्या था? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ तो फ्लक्स आया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये फ्लक्स हो गया। अच्छा, क्यू इनसाइड क्या होगा? जल्दी से क्यू इनसाइड की वैल्यू लिखिए। हमें मालूम है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो सॉरी क्यू अपॉन एल, ठीक है? तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, ठीक है? तो ये वाली लेंथ को मैं मान लेता हूँ, कितनी मान लूँ इस वाली लेंथ को? इसको मैं मान लेता हूँ, ये लेंथ जो है सिलेंडर की जो हाइट है ये कितनी है? एल है। कितनी है ये? एल, ये एल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यू इनसाइड का फॉर्मूला लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोलिए हो जाएगा? अब आइए इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से क्या बन रहा है? फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए, बोलिए। इससे मुझे तीन का फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तीन क्योंकि सरफेसेस हैं। कौन कौन से तीन सरफेसेस हैं? शुभ मुस्कान बताओ। एक ये है, एक ये है, और एक ये गोल वाला है, ठीक है? तो यहाँ वाला थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी? वायर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? हमेशा ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ये होगा। रेडियली आउटवर्ड होती है ना, ऐसे तो जाएगी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि प्लस चार्ज की वायर है तो चार्ज से ऐसे निकलेगी, तो ऊपर होगी नहीं। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? बोलो 90 डिग्री। जब ये एंगल 90 डिग्री हो गया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, cos 90 0, बोलो। नीचे वाला भी बिल्कुल वही हो जाएगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, क्योंकि बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। चलो इतना लिखो। हो गया? तो ये हो गया मेरा फाई 1 फाई E1, ये हो गया फाई E2। अब फाई E3 निकालते हैं, तो ये गोल वाला सरफेस हो गया। तो सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पूरे एरिया में कांस्टेंट होगी? कांस्टेंट होगी, यस। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी आप ले लो, हर जगह डिस्टेंस आ ही रहेगा, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज कितना है?
चार्ज है लैम्डा इंटू एल। इस लेंथ का सिलेंडर बनाया ना एल लेंथ का, तो उतने ही लेंथ से डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा, इनक्लोज्ड है ना, जो इस सिलेंडर के अंदर है, और डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। मैंने इसको बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें हर चीज कांस्टेंट है। देखो डेंसिटी भी कांस्टेंट, लेंथ भी कांस्टेंट जो मैंने सिलेंडर की ली है, आर तो कांस्टेंट है ही है। तो अंदर क्या बचा, डी है। बचा नहीं बचा? सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया किसी को याद है? 4/3। 4/3 वॉल्यूम में आता है, और किसके अंदर आता है, स्फीयर के अंदर आता है। चलो इसका होता है एरिया 2πr और इंटू लेंथ एल। टू पाई आर इंटू लेंथ। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये इसको यहाँ रखिए, 1/4πε0, ये लेमडा एल को ऊपर रख दिया, यहाँ आर स्क्वायर आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वरना आप परेशानी में आ जाएंगे। तो क्या क्या कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से 4 कट गया, और एक आर से एक आर कट गया। तो फाइनली मेरा फ्लक्स कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। चलो पहले ये वाली वैल्यू रखो, तो क्या आएगी, नहीं ये छोड़ो, बैक चलते हैं। एक तो ये डेरिवेशन, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। अब आइए, मैं ये वाली वैल्यू नहीं लिखूंगा, मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, तो मैं सीधे ई लिखूंगा। सीधे मैं क्या लिखूंगा, ई लिखूंगा, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना भाई। यही तो बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पॉइंट पी पे, यही निकालने के लिए कहा था ना। हाँ, तो गलती हम लोगों को नहीं करनी है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इतनी बात तो क्लियर है, और ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हैं? जब दोनों फ्लक्स हैं तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो इक्वेट करिए, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2πr इंटू एल। हो गया इक्वेट। भाई फ्लक्स आप चाहे इस वाले फॉर्मूले से निकालो, चाहे इस वाले फॉर्मूले से निकालो, वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो। जब वैल्यू सेम होगी तो उनको आप इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप कैंसिल कर दिए, जो जो कट रहा है, तो क्या कट रहा है, बस एक चीज़ कट रही है, एल से एल। एक चीज़ कट रही है एल से एल, तो ये एल से एल काट दिया मैंने, कट गया। तो बताइए E इज इक्वल टू क्या बचेगा, E इज इक्वल टू बचेगा लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ज़रा चेक करिए, मैंने ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कराई थी पीछे 2 लेक्चर पहले, उसमें यही फॉर्मूला लिखवाया था। देखूं, हाँ ये तो था ही,
ये तो था ही, लेकिन हमने तो वायर, ये तो अलोंग द एक्सिस है ना, अलोंग द एक्सिस। चलो, तो इसका मतलब वो वाला मैंने वहाँ पे नहीं कराया, वो डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल है। समझाता तो एक लेक्चर मेरा पूरा उसी में चला जाता, तो अच्छा किया नहीं कराया। ठीक है, हमें कोई डेरिवेशन तो आनी नहीं है, और वो वाली डेरिवेशन बोर्ड में भी नहीं आनी, ये वाली आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, उससे हमने डिस्टेंस पे ले लिया, लेकिन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। आइए सर, आइए, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। ठीक है, तो बस ये लेक्चर मेरा ख़त्म हो गया है, मैं क्लास लीव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया। चलिए, इसका ग्राफ ज़रा देखिए, वीडियो सही बन रही है? चलिए, तो ज़रा इसका ग्राफ बनाते हैं जल्दी से। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर है। तो बताइए कैसा ग्राफ आएगा इसका? जब पॉइंट चार्ज था तो उसका ग्राफ कैसा आया था? पॉइंट चार्ज वाला ई आर, वो ग्राफ ऐसा आया था। क्यों आया था? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर के, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r के, स्क्वायर नहीं है। तो मैंने दोनों में क्या डिफरेंस बताया है? यस, ये ज्यादा तेजी से गिरेगा ना, स्क्वायर करोगे नंबर तो ये वैल्यू ज्यादा तेज कम होगी ना, क्योंकि ये नंबर ज्यादा बड़ा होता जाएगा। इसको 2 करोगे तो ये 4 से डिवाइड होगा, 4 टाइम ये कम हो जाएगा, और यहाँ 2 करोगे तो 2 ही टाइम कम होगा, तो ये धीरे धीरे गिरेगी, ये धीरे धीरे कम होगी। इसको धीरे धीरे गिरा दो ऐसे, बस। ठीक है, हाँ, और जैसे दूर जाते रहोगे कम होती रहेगी। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा हम लोग लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब आप बायो की क्लास करिए 1 घंटे।